नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। आपके साथ मैं हूं गीता जोशी और शुरुआत कर्नाटक से। कर्नाटक में चुनाव प्रचार थम गया है। सोमवार शाम 6 बजे प्रचार बंद हो गया। 10 मई को वोट पड़ने हैं और 13 मई को चुनावी नतीजे आने हैं। प्रचार के आखिरी दिन तीनों प्रमुख दलों ने पूरा जोर लगा दिया। बीजेपी ने जमकर प्रचार प्रसार और रैलियां की। पिछले वीकेंड में प्रधानमंत्री ने कई रोड शोज किए। यहां भी प्रधानमंत्री के नाम पर ही वोट मांगे गए हैं। पहले कर्नाटक में स्थानीय नेता ही हावी रहते थे। येदियुरप्पा ने भी रोड शो किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी उडुपी में प्रचार किया। प्रियंका गांधी ने विजयनगर में रोड शो निकाला। उन्होंने कहा कि वो कर्नाटक में जीत को लेकर आश्वस्त है। वो नंबर की बात नहीं करती, लेकिन लोगों के रिस्पॉन्स को लेकर वो उत्साहित हैं। वहीं राहुल गांधी ने नौकरी पेशी महिलाओं के साथ बस में सवारी की। उन्होंने बस स्टॉप पर कॉलेज छात्रों के साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। कर्नाटक विधानसभा की 224 सीटों के लिए 10 मई को मतदान होंगे। ऐसे में चुनाव प्रचार अब पूरी तरह रुक गया है। तकरीबन 6.5 करोड़ की आबादी वाले इस राज्य में लगभग 5 करोड़ 22 लाख के आसपास मतदाता हैं, जिनमें से 10 लाख के आसपास फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं। बीजेपी अपने राष्ट्रीय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ रही है। उसने अपने चुनाव प्रचार को राष्ट्रीय मुद्दों के इर्द गिर्द समेटे रखा, जबकि जेडीएस और कांग्रेस स्थानीय मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रही है और उसके स्थानीय नेता सामने हैं। 2018 में हुए विधानसभा चुनावों में यहां त्रिशंकु विधानसभा होगी, यानी बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस इन तीनों में से किसी को भी बहुमत नहीं मिला। ऐसे में पहले 1.5 सालों तक जेडीएस और कांग्रेस की साझा सरकार यहां बनी। मुख्यमंत्री कुमारस्वामी बने, लेकिन जब यह सरकार गिरी तो बीजेपी ने सरकार बनाई। ऐसे में जेडीएस और कांग्रेस के 17 विधायकों ने अपनी पार्टी छोड़ी और वो बीजेपी में शामिल हो गए। उन्हें दोबारा चुनाव लड़ना पड़ा। इनमें से ज्यादातर चुनाव जीत गए और बीजेपी को पूर्ण बहुमत आसानी से मिल गया। मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा बने। बाद में बीएस येदियुरप्पा की जगह बसवराज बोम्मई को मुख्यमंत्री बनाया गया। अब एक बार फिर विधानसभा चुनाव नजदीक है। 10 मई को वोटिंग है और 13 मई को नतीजे आने हैं। लेकिन इन सब के बीच एक दिलचस्प पहलू और भी है कि 1985 के बाद किसी भी पार्टी की सरकार लगातार यहां सत्ता में नहीं आई। इस बार देखना है कि जनता क्या फैसला करती है। वो त्रिशंकु विधानसभा चाहती है या फिर स्थायी सरकार के लिए किसी एक पार्टी को चुनती है। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। और अगली खबर राजस्थान से। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान ने राजनीतिक हलचल तेज कर दी है, ये कहकर कि उनकी सरकार को गिराने से बीजेपी नेता वसुंधरा राजे और पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश मेघवाल ने बचा लिया। उधर वसुंधरा राजे ने इसे अशोक गहलोत का षड्यंत्र बताया। 5 मिनट और बैठे रहे। कुछ धौलपुर में महंगाई राहत कैंप का निरीक्षण करने पहुंचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ये बयान से नई राजनीतिक हलचल मच गई है। जब शेखावत थे मुख्यमंत्री, उस वक्त जो है उनकी पार्टी के लोग सरकार गिरा रहे थे। अगर मैं चाहता तो उनके साथ शामिल होकर के सरकार गिर सकती थी गौरव सिंह जी की। वही बात कैलाश मेघवाल ने और वसुंधरा सिंधिया ने कहा कि हमारे यहाँ कभी परंपरा नहीं रही है इस प्रकार चुनी सरकारों को गिराने की पैसे के बल पर। ये कहा उन्होंने, क्या गलत किया उन्होंने, क्या गलत कहा उन्होंने। और शोभा रानी ने उनकी बात सुनी, वसुंधरा जी की और कैलाश मेघवाल की। इनके अंतरात्मा ने कहा कि मुझे भी ऐसे लोगों को साथ नहीं देना चाहिए। क्या गलत किया शोभा रानी ने, इसलिए हमारी सरकार बची है। विनती करता हूं। साथ ही इशारा करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये भी कह दिया कि उनकी सरकार गिराने के लिए राजस्थान में जो पैसे बांटे गए थे वो अब तक नहीं लौटाए गए हैं। पैसे बांट दिए राजस्थान के अंदर भी, पैसे वापस ले नहीं रहे वो लोग। मुझे चिंता लगी हुई है, पैसा क्यों नहीं ले रहे वो, वापस क्यों नहीं मांग रहे इनसे पैसा। मैंने यहाँ तक कह दिया हमारे एमएलए को, जितने पैसा लिया है, मान लो 10 करोड़ लिया है, 20 करोड़ लिया है, जो भी लिया है, कुछ खर्च कर दिया हो, वो खर्च किया पोर्शन मैं दे दूंगा, एआईसीसी दिलवा दूंगा उनको।
जाहिर है इससे राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया है। सबसे पहले पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने प्रतिक्रिया जारी की। उन्होंने कहा कि ये उनके खिलाफ षड्यंत्र है और उनका अपमान है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी इसे पूरी तरह झूठ बताया। राजस्थान की 2 बार मुख्यमंत्री रही हैं, उनके लिए इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान केवल अपने राजनीतिक हित के लिए और अपने विरोधियों को, अपने ही दल में अपने विरोधियों को को मैसेज देने के लिए इस तरह का बयान देना। मैं चाहूंगा कि अशोक गहलोत साहब खुलासे के साथ में ये बात कहें कि कब, कहां और किस तरह से उनका सहयोग किया गया था। ये जो है अपने राजनीतिक हितों के लिए, अपने विरोधियों का दमन करने के लिए दूसरों पर कीचड़ उछालने की परंपरा राजस्थान में नहीं थी। अशोक गहलोत साहब, आप इस तरह की परंपराएं शुरू करके जो है राजस्थान में अच्छा संदेश नहीं दे रहे। साफ है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निशाने पे सिर्फ बीजेपी ही नहीं, अपनी पार्टी में उनका विरोध करने वाला सचिन पायलट गुट भी है। हाल ही में पायलट ने बाड़मेर में एक जनसभा में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई हो, ये मुद्दा अशोक गहलोत को निशाने पे लेते हुए दोबारा उठाया था। तो अशोक गहलोत का ये पलटवार सरकार गिराने के लिए रिश्वत लेने का आरोप और अपने विधायकों के साथ साथ बीजेपी के केंद्र नेतृत्व को भी निशाने पे लेता है। एक तीर और कई निशाने। अशोक गहलोत राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी हैं और इस बयान से उन्होंने एक ऐसी राजनीतिक चर्चा शुरू कर दी है जो चुनाव आते आते और तूल पकड़ सकती है। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और अगली खबर मणिपुर से। मणिपुर में बीते दिनों की हिंसा के बाद सोमवार को कर्फ्यू में कुछ छूट दी गई ताकि लोग जरूरी सामान खरीद सकें, लेकिन इस हिंसा में 20,000 लोग विस्थापित होकर राहत शिविरों में हैं। सबसे बुरा असर महिलाओं पर है। उन्हें नहीं पता कि वो कब घर लौटेंगी। कई घर जला दिए गए हैं। देखिए हमारे सहयोगी रतनदीप चौधरी की रिपोर्ट। 38 साल की चीनियों हॉकी इम्फाल में असम राइफल के राहत शिविर में बैठी हैं। गोद में 4 साल की बच्ची है, एक और संतान होने वाली है। उसका घर जला दिया गया। Look at me. I'm 8 months pregnant. Next month I'll be delivering. Okay. And then मेरी हालत देखिए, 8 महीने का गर्भ है, अगले महीने का समय है और अभी मैं राहत कैंप में हूँ। हम कई साल बाहर काम करते हुए मणिपुर से दूर रहे। 2020 में वापस आए, अपनी जीवन भर की कमाई से मकान बनाया। बीते साल ये बनकर पूरा हुआ। हम 1 साल भी नहीं रह सके, इसे जला दिया गया। big amount. So not even a year we stay. I have one boy and one girl. They are just below 5 age. And then they just burn down our house. ये माँ बेटी उन सैकड़ों लोगों में है जिन्हें सेना ने बचाया है। हाल की हिंसा के पीड़ित दोनों समुदाय के लोग यहाँ राहत शिविरों में हैं। बिशुनपुर जिले के मोइरांग में शायद चूराचांदपुर सबसे बुरी तरह प्रभावित इलाका रहा है। वहाँ 19 राहत शिविर हैं जिनमें करीब 3,000 लोग हैं। बहुत गड़बड़ है, बहुत हला किया है। मेरा घर सब लोग टूट गया, आग चला गया। बच्चा लोग, फैमिली, सब बस्ती का आदमी लोग बहुत सुसानपुर में, वो अभी तक नहीं सो रहा है। वहाँ पे ही है एक तो? यहाँ पे नहीं है, अभी सुसानपुर है। अभी भी चूराचांदपुर में आपका फैमिली के लोग हैं? सब है। तो आप यहाँ कैसे आए? हम तो पहला सिक्योरिटी ने इधर से, हम पहला बसा लोग ने, लड़का है सब लोग उधर, हम बसा ने माँ पहला आप जाओ बुलाए। ये एक रिलीफ कैंप है जहाँ पे कि जो लोग बेघर हो गए हैं और चूराचांदपुर या फिर दूसरे इलाके से यहाँ पे रिलीफ कैंप में रह रहे हैं। यहाँ पे ये वॉलंटियर्स हैं जो उनको खाना मुहैया कर रहे हैं। इस तरह से वो रिलीफ कैंप में रह रहे हैं। और ये जो इलाका है बिष्णुपुर, इस के मोइरांग, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा झड़पें हुई हैं, वायलेंस हुआ है। और ये इलाका जो मणिपुर के वैली रीजन का एक बॉर्डर के रूप से देखा जाता है। इसके बाद चूराचांदपुर ज़िला शुरू हो जाता है जहाँ पे कि सबसे ज़्यादा वायलेंस की खबर हुई है। People coming in from villages and they told us that their villages have been burned down. We had a lot of women. बहुत सारी औरतें और बच्चे हैं, उन पर अलग से ध्यान देने की जरूरत है। हम मेडिकल सुविधा भी दिला रहे हैं। कई मां बनने वाली महिलाएं भी हैं। हमारी मेडिकल फैसिलिटी में बच्चे हो रहे हैं। We've had 2 deliveries yesterday night and we have been providing food to
almost 2,000 people around the clock. राहत शिविरों में जगह बिल्कुल ठसाठस भरी है। प्राइवेसी नहीं के बराबर है। एक तरफ बीमार बूढ़े हैं और दूसरी तरफ बच्चे को दूध पिला रही माँ। इम्फाल में सोमवार को कर्फ्यू में कुछ छूट दी गई। मशहूर ईमा कीथल में, जो एशिया का सबसे बड़ा महिलाओं द्वारा चलाने वाला बाजार है, दुकानदार बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। हम दिहाड़ी मजदूरों जैसे हैं, रोज कमाते हैं और परिवार चलाते हैं। दुकान बंद था तो प्रॉब्लम भी हुआ बहुत। इस बंदी से हमारे कारोबार पर बुरी तरह चोट पड़ी है। महिलाएं, उनके बच्चे और परिवार पूरी तरह शांति लौटने की आस में हैं। बीएम सुंजू के साथ रत्नदीप चौधरी, एनडीटीवी इंडिया। और अगली खबर मध्य प्रदेश से। केंद्र सरकार ने 2 साल पहले पोषण ट्रैकर ऐप लॉन्च किया। मकसद था तकनीक के जरिए कम वजन वाले बच्चों की पहचान और पोषण सेवा को बेहतर बनाना। लेकिन इसी ऐप ने बताया कि मध्य प्रदेश में लाखों बच्चों को नाश्ता और गर्म खाना नहीं मिल रहा है। हजारों आंगनबाड़ी केंद्र खुल ही नहीं रहे हैं। खुद ये रिपोर्ट महिला बाल विकास विभाग ने जारी की, लेकिन 5 दिन बाद इस बारे में सवाल पूछने पर सरकार ने कहा कि मामला वितरण में गड़बड़ी का नहीं, तकनीक में खामी का है। हालांकि जब राजधानी भोपाल में एनडीटीवी की टीम पड़ताल करने उतरी तो क्या मिला, वो देखिए। बेटा खाना मिलता तुम्हें? नहीं। कब गए थे? कब मिला खाना? वो देती नहीं है बुआ। ये नए भोपाल के बावड़िया कला इलाके में आंगनबाड़ी क्रमांक 712 है। बस दरवाजा खुला है, अंदर कोई नहीं। 800-900 मीटर दूर दूसरी आंगनबाड़ी है, बच्चे भी हैं। सहायिका कहती हैं सब ठीक है। लेकिन शहर के दूसरे छोर में पुराने भोपाल में ऐशबाग के करीब विकास कॉलोनी की आंगनबाड़ी खुली नहीं है। पास में रहने वाले गीता साहू और इरफान जैसे अभिभावकों का आरोप है कि वहां कुछ नहीं मिलता। वो आए कुछ कार्यक्रम भी होता तो बुलाती नहीं ना, कुछ नहीं। इन लोग क्या बोलते, खाना भी बच्चे को भी नहीं बिठाती ना, कुछ नहीं। इन लोग भगा देती बच्चे को। हरकतें करती हैं, कुछ नहीं देती हैं। वो लोग भगा देती हैं। बोलो उस्मान, बोल दो। बेटा खाना मिलता तुम्हें? नहीं। तो आंगनबाड़ी वाले क्या बोलते हैं? कहते हैं आज की छुट्टी है, छुट्टी कहते हैं। ये भोपाल के हाल हैं, लेकिन केंद्र ने जो पोषण ट्रैकर ऐप लॉन्च किया है उसे लेकर मध्य प्रदेश सरकार का महिला बाल विकास विभाग खुद जिलों से सवाल पूछ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में 97,137 आंगनबाड़ियों में 24% यानी लगभग 25,000 रोजाना खुल ही नहीं रही। गर्म पका हुआ भोजन सिर्फ 32% बच्चों को मिल रहा है, यानी करीब 24 लाख बच्चों को रोज न नाश्ता मिल रहा है न ही गर्म खाना। ये हाल तब है जब राज्य सरकार ने खुद विधानसभा में माना था कि प्रदेश में 0 से 5 साल की उम्र के 65,02,723 बच्चे हैं, जिसमें से 10,32,166 बच्चे कुपोषित हैं। इसमें भी 6,30,000 अति कुपोषित हैं। एसआरएस के सर्वे के मुताबिक मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु दर 46 है, जो देश में सबसे ज्यादा है। बीजेपी कह रही है ये तकनीकी दिक्कत है। कांग्रेस चाहती है सरकार बताए बच्चों का निवाला कौन खा रहा है। अब चूंकि नई व्यवस्था बनी है और वो टेक्निकल व्यवस्था है, उस व्यवस्था को नीचे तक 100% लागू होने में थोड़ा सा समय लग रहा है। कई जगह नेटवर्क इशू है, कई जगह आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ऐप चलाते नहीं आ रहा है प्रॉपर समय पे। इस वजह से इस प्रकार का कोई एक आंकड़ा आने का काम हुआ है, परंतु वास्तविक में इस प्रकार का नहीं है जैसा बताया जा रहा है। इन आंकड़ों पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने खुद कहा था कि कुपोषण मेरे माथे पर कलंक है। 25,000 आंगनवाड़ियाँ खुल ही नहीं रही हैं, सिर्फ पेपरों पर चल रही हैं। ना बच्चों को नाश्ता मिल रहा है, ना उनका भोजन मिल रहा है। तो इस नाश्ते और भोजन की राशि को कौन डकार रहा है? इस बात का जीरो टॉलरेंस का दावा करने वाले मुख्यमंत्री जी को खुलासा करना चाहिए। मोबाइल और पोषण ट्रैकर को लेकर एक और दिक्कत के बारे में हमने 8 महीने पहले बताया था कि कई जिलों में मोबाइल इतनी घटिया क्वालिटी का है जिससे काम संभव नहीं है। मोबाइल नहीं मिला।
आपके पूरे ब्लॉक में किसी को मिले या नहीं मिले? नहीं मिले। मुझे मोबाइल मिला था 2020 नवंबर में और अभी फ़िलहाल की स्थिति में मोबाइल बंद हो चुका है, तो अब हम अपना ये जो विभाग का काम है वो अपने पर्सनल मोबाइल से करते हैं। हमें 2017 में कार्बन कंपनी के मोबाइल दिए गए थे, जो कि अब किसी काम में नहीं आ रहा है, सब डिब्बे बने हुए। ये 27 साल हो गए। अच्छा, ये बताइए 27 साल में आपको कोई मोबाइल वगैरह शासन की ओर से मिला? नहीं, मोबाइल नहीं मिला। मोबाइल कार्यकर्ता दिए गए? नहीं, अभी आए नहीं, जब आएंगे तब वितरण हो जाएंगे। बहरहाल इस मामले में विभाग ने कैमरे पर तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन बताया कि गफलत केंद्र और राज्य सरकार के ऐप को लेकर के है। वो रोज़ाना 28 लाख से ज़्यादा बच्चों को नाश्ता और गर्म भोजन करवा रहे हैं। अगले 2 महीने में वो पूरी तरह से संपर्क ऐप के बजाय पोषण ट्रैकर ऐप के ज़रिए ही काम करने लगेंगे। बहरहाल ये सरकारी पक्ष था, लेकिन जिस राज्य में शिशु मृत्यु दर देश में सबसे ज़्यादा हो, जहां लाखों बच्चे आज भी कुपोषण का दंश झेल रहे हैं, ऐसी प्रतिक्रिया और ऐसी सफाई बेमानी ही लगती है। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। यमुना एक्सप्रेस वे पर सड़क हादसे में मारे गए देहरादून के यूट्यूबर अगस्त चौहान की मौत के मामले में पुलिस ने बताया है कि हादसे के वक्त वो 294 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बाइक चला रहे थे और अपने यूट्यूब चैनल के लिए वीडियो भी शूट कर रहे थे। अगस्त चौहान काफ़ी पॉपुलर थे और यूट्यूब पर उनके 1.2 मिलियन सब्सक्राइबर्स थे। हादसे के दिन वो आगरा से दिल्ली आ रहे थे और बाइक का नियंत्रण खो जाने के चलते ये दुर्घटना हुई। इसके उलट परिवार ने तेज रफ्तार की बात से साफ इनकार किया है। उनका आरोप है कि ये एक सामान्य मौत नहीं है। देश में 2 पहिया गाड़ियों की बिक्री में गिरावट का सिलसिला जारी है। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स डीलर्स एसोसिएशन ने गाड़ियों की रिटेल बिक्री पर अपनी ताज़ा रिपोर्ट में कहा है कि अप्रैल 2023 में कुल गाड़ियों की बिक्री घट गई है। सबसे ज्यादा गिरावट 2 पहिया गाड़ियों के सेगमेंट में दर्ज की गई है। इनकी बिक्री पिछले साल अप्रैल के मुकाबले इस साल अप्रैल में 7% घट गई है। ऑटो डीलर्स मानते हैं कि अप्रैल में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि की वजह से ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा है। देश में गाड़ियों की कुल बिक्री पिछले साल अप्रैल के मुकाबले इस साल अप्रैल महीने में 4% कम रही। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशंस यानी फाडा ने देश में गाड़ियों की रिटेल बिक्री पर अपनी ताजा रिपोर्ट में ये खुलासा किया है। सबसे ज्यादा गिरावट 2 पहिया गाड़ियों के सेगमेंट में दर्ज की गई है। 2 पहिया गाड़ियों की बिक्री पिछले साल अप्रैल के मुकाबले इस साल अप्रैल में 7% कम रही। एंट्री लेवल की 2 पहिया गाड़ियों की बिक्री कोविड के पहले के अप्रैल 2019 की तुलना में अप्रैल 2023 में 19% नीचे रही। कुल गाड़ियों की बिक्री में इसकी वजह से 12% गिरावट दर्ज की गई। ये समय है जब सरकार को 28% जीएसटी जो 2 व्हीलरों में लगता है उसको 28% से 18% किया जाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में थोड़ा मॉनसून अच्छा रहे। अगर एल नीनो का प्रेडिक्शन यूएस ने 3 बार ऑलरेडी कर चुके हैं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था थोड़ी स्ट्रेस में ज़्यादा चल ही रही है, लगातार रिकवर नहीं कर पाई है और अच्छे मॉनसून की उम्मीद करते हैं। अगर नहीं हुआ तो शायद ग्रामीण अर्थव्यवस्था की जो रिकवरी है जो लगातार डिले होते जा रही है उसमें और समय लग सकता है। पिछले 8 महीनों में पहली बार पैसेंजर व्हीकल्स की बिक्री में भी अप्रैल में 1% की गिरावट दर्ज की गई है। ऑटोमोबाइल डीलर्स के मुताबिक BS4 की जगह BS6 आने से एंट्री लेवल की 2 पहिया गाड़ियों की कीमत 38,000 रुपए से 40,000 रुपए रेंज से बढ़कर 60,000 रुपए तक पहुंच गई है। ऑटो लोन महंगा होने से EMI भी बढ़ गई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं। 110 सीसी की मोटरसाइकिल और दूसरी 2 पहिया गाड़ियों की बिक्री में सबसे ज्यादा गिरावट ग्रामीण इलाकों में दर्ज की गई है, जहां पर आमतौर पर ये सबसे ज्यादा बिकती हैं। अब फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन ने ये मांग की है कि जीएसटी काउंसिल 2 पहिया गाड़ियों पर लगने वाली जीएसटी को 28% से घटाकर 18% करने पर गंभीरता से विचार करे। ऑटो इंडस्ट्री के जानकारों के मुताबिक ग्लोबल री इंश्योरेंस कंपनियों ने पिछले दिनों में 40% से 60% तक रेट बढ़ा दिए हैं।
इसकी वजह से यात्री कारों, बाइक और कमर्शियल गाड़ियों के लिए बीमा की प्रीमियम दरों में अगले कुछ महीनों में 10 से 15% तक की वृद्धि होने की संभावना है। क्योंकि इनपुट कॉस्ट बढ़ती जा रही है और कंपनियां भी हर साल जो है प्राइस 2 बार 3 बार प्राइस बढ़ा देती हैं। पेट्रोल की प्राइसेस भी कम नहीं हो रही हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है बढ़ते जा रहे हैं, तो उनकी कस्टमर्स की EMI बढ़ती जा रही हैं। लोगों के पास महंगाई के कारण से पैसा वैसे ही बचत कम होती है तो दे नहीं पाते, तो इसलिए वो जो गाड़ी 3-4 साल में बदलना लेते थे वो अब उसको पोस्टपोन किए जा रहे हैं। जाहिर है कोरोना संकट के दौरान दोपहिया गाड़ियों की बिक्री में जो मंदी आई थी उसके असर से ऑटोमोबाइल सेक्टर को उबरने में अभी काफी वक्त लगेगा। दिल्ली से अश्विनी मेहरा के साथ हिमांशु शेखर, NDTV इंडिया।